हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम है डबल एसए का, वो आज शुरू हुआ था 18 अगस्त का। फर्स्ट शिफ्ट का आपका समाप्त हो चुका था। देखिए सेकंड शिफ्ट भी यहाँ पर 18 अगस्त का जो है ईपीएफओ का समाप्त हो चुका है एग्ज़ाम। तो सेकंड शिफ्ट का हम लोग ओवरऑल लेवल देखेंगे क्या रहा हुआ था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बस सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक यहाँ पर बने रहना है बस, ठीक है। पहला ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था आपका रेगुर मिट्टी से रिलेटेड पूछा गया था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जो आपकी रेगुर मिट्टी होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर यहाँ पर रेगुर मिट्टी की बात कर ली जाए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो जो काली मिट्टी होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम होता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो मुख्यतः पाई किन राज्यों में जाती है, तो यह गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि जो सबसे उपयुक्त खेती करने के लिए कौन सी होती है इसके अंदर, तो जो कपास की खेती होती है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी के अंदर। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है, यानी कि जो काली मिट्टी होती है इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि रीज़न इसका ये होता है कि कपास जो होता है वो सबसे अधिक काली मिट्टी में ही होता है। तो इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए 44वां संविधान संशोधन यहाँ पर पूछा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया था। यानी कि पहले कुल जो आपके मौलिक 7 मौलिक अधिकार होते थे और उन 7 मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद जो 31 था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित होता था। नहीं, ये यानी जो संपत्ति का अधिकार था वो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। लेकिन क्या हुआ कि जब 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में आपका, ठीक है, तो उस समय क्या था कि इसको उठा करके आपका अनुच्छेद 300 के तहत रख दिया, 301 के तहत, जो कि संपत्ति का अधिकार आपका महज कानूनी अधिकार बन गया था। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचे। बाकी अगर इससे पहले संविधान संशोधन की बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसके तहत क्या हुआ था कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी कि मूल जो संविधान बना उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो इस तरह से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से कोई जो क्वेश्चन सारे फैक्टफुल पूछने में कोई राय नहीं है, यहाँ से भी ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर लेना है, क्योंकि हर दिन हर शिफ्ट का हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा। बाकी इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका ये है कि जो पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय थे, योजना किससे संबंधित थी। तो अगर पंडित दीनदयाल की बात करी जाए कि ये योजनाएं किससे संबंधित थी, तो ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना थी इसका जो उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य जो था वो कौशल विकास और उन अन्य उपायों के माध्यम से जो था आगे बढ़ाना था आपका यहाँ पर, यानी आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना था। यानी कि आजीविका के साधन बढ़ाए जा रहे थे इसके द्वारा। तो ये यहाँ पर पंडित जो दीनदयाल है यहाँ पर योजना आपकी संबंधित रही हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा आया हुआ था कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखिए नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9, यानी कि 10 की पावर -9 आप समझ सकते हैं नैनो पावर। और वहीं माइक्रो की बात की जाए तो वो 10 की पावर -6 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना है। डेसी की बात की जाए तो 10 की पावर -2 हो जाता है। तो इस तरह से देखिए अगर पावर में आपका दिया हुआ था, नैनोमीटर पूछा था, तो वो 10 की पावर -9 के बराबर होता है एक नैनोमीटर। माइक्रोमीटर की बात करें, माइक्रो की बात होगी तो वो 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। तो अगर इंटरनेशनल लेबर डे की बात कर लें तो 1 मई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 मई का जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई को भी महाराष्ट्र की स्थापना भी हुई थी। बाकी जो 3 को होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता यानी कि यहाँ पर होता है, यानी कि प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम
फ्रीडम डे मनाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाते हैं 3 मई को, ठीक है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस दिवस तो पता ही होगा, कुछ और जो इससे रिलेटेड होंगे उनको बता देंगे। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, इसको याद रख लेना है। बाकी इसके साथ साथ 31 मई याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि 31 मई को क्या होता है। तो विश्व तंबाकू दिवस जो है 31 मई को शेयर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सी टीम रही हुई है। देखिए फीफा की बात करें अगर 2022 की, तो कतर में इसका आयोजन किया गया, सभी को पता होना चाहिए कतर में ये आयोजित होता है। और जो इसका विजेता रहा हुआ था वो अर्जेंटीना रहा हुआ था, और कुल 3 खिताब अर्जेंटीना जीत चुका है, यानी पहले भी जीत चुका है। और बाकी उप विजेता की बात करें तो उप विजेता सभी को पता होगा फ्रांस रहता है, और फ्रांस की तरफ से जो खिलाड़ी था वो रोनाल्डो, सभी लोग जानते होंगे। अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी को सभी लोग जानते होंगे। तीसरे स्थान पर क्रोएशिया आया हुआ था, ठीक है। चौथे स्थान पर मोरक्को रहा हुआ था, और आयोजन जो है 2022 का वो कतर में हुआ था। बाकी अगर हॉकी का अगर आपका हो सकता है कल हॉकी पूछ लिया जाए, तो हॉकी की जो मेज़बानी 2023 की थी वो भारत में की गई थी, उड़ीसा राज्य में, और उसका जो विजेता रहा हुआ था वो जर्मनी था, और उप विजेता की बात कर लें तो वो बेल्जियम रहा हुआ था। तो ये भी हॉकी से रिलेटेड भी याद रख लेना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन उसी से रिलेट करते हुए पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2023 किसे मिला हुआ है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ की बात कर ले 2023 की, तो जो जॉर्जी गोस्पोंदिनेव है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उन्हें जो ये पुरस्कार है टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था, यानी जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है एंजेला रॉडेल ने किया हुआ था। तो जी ये जो मिला हुआ था 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो जॉर्जी गोस्पेंदिनेव को मिला हुआ था टाइम शेल्टर के लिए। बाकी 2022 अगर इससे पहले पूछ लिया जाता है, क्योंकि 2022 भी पूछते हैं, तो 2022 का जो था वो गीतांजलि श्री को मिला हुआ था। उनका उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड जो उपन्यास था गीतांजलि के द्वारा लिखा गया, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर का मिला हुआ था, जिससे कि सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जो अमीबा होता है वो किस कम्युनिटी यानी कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अमीबा और पैरामीशियम की बात कर लें तो किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित होते हैं, और अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ से संबंधित होता है, जबकि पैरामीशियम जो होता है वो सिलिएट होता है या सिलिओफेरा संघ से संबंधित होता है। तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम से रिलेटेड भी पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग की बात करें कि चुनाव आयोग किस भाग से संबंधित है, यानी संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में आता है, इसकी बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग आपका 15 है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित दिया गया है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। और इसके साथ साथ आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट आपका रेगुलर मिट्टी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दीपक कर्माकर से कि जो दीपक कर्माकर है वो किस खेल से संबंधित है। तो दीपक कर्माकर की बात करें तो जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या था कि 2016 के ओलंपिक में दीपक कर्माकर ने ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली जिम्नास्टिक बनी हुई थी, यानी कि यहाँ पर 2016 में इन्होंने पहली बार खेला हुआ था रियो ओलंपिक में, जो कि क्या था कि भारत की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाली जिम्नास्टिक में पहली यहाँ पर खिलाड़ी बन गई थी। नेक्स्ट आपका 44वां संविधान संशोधन था। देखिए आपका यहाँ पर मलेरिया पूछा गया कि जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर था। यह एक जानलेवा मच्छर जनित रोग होता है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, और मुख्य रूप से जो होता है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और साथ में ही एशिया के उष्णकटिबंधीय और यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका 105वां संविधान संशोधन पूछा गया था, किससे संबंधित है। तो 105वें अगर संविधान संशोधन की बात कर लें क्योंकि 2021 में आता है, तो ये सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कराने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति को पुनर्स्थापित किया हुआ था। बाकी 1104 की बात कर लें संशोधन की, तो ये 2020 में आता है, और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार करता है। यानी कि इसने क्या किया हुआ था कि SC और ST में लोकसभा SC ST के लिए लोकसभा में 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। 2020 तक था, लेकिन उसे
30 तक कर दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? तो बंगाल गजट पहला अंग्रेजी समाचार था जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक पत्र था जो कि कोलकाता में सन 1779 यानी 1769 में इसका किया गया था आपका संपादित। नेक्स्ट है कि कौन सा इनमें से संक्रामक बीमारी नहीं, आपको इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, पेचिस, चिकन पॉक्स जैसे रोग होते हैं, ये आपके संक्रामक होते हैं। बाकी इनसे अगर कोई आपका अलग कुछ दिया हुआ था तो वो वहाँ पर संक्रामक नहीं होगा। तो ये कुछ था जो कि आज सेकेंड शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया था आपका यहाँ पर ईपीएफओ एसएसए के एग्जाम में। तो जिन लोगों को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए।